दोस्तों कोई ऐसा आदमी जो सोचता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और वो किसी को डोनेट नहीं देता और वो किसी को पैसे नहीं देते अपने, तो फिर और लोगों को नॉलेज नहीं देते, वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। जैसे कि आपने सुना होगा रतन टाटा, कितने सारे मतलब कोविड-19 तो नहीं, कोविड में उन्होंने पता है कितने करे थे इन्वेस्ट, पैसे, मनी 1500 करोड़ रुपीस। और फिर स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत सारे कॉलेजेस बनाए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, वो लोगों को बताते हैं कि कैसे करना है, बिना इलॉन मस्क को छोड़े। इलॉन मस्क किसी को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बताते। तो खैर हम लोग दूसरे पे चल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पक्का रतन टाटा आएंगे क्योंकि वो डोनेशन भी देते हैं। उन्हें कितना सारा डोनेशन दिया अभी बताया ना, 1500 करोड़ रुपए बताया ना अभी। और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो इसमें मतलब बहुत सारे लोग आएंगे। कौन से रतन टाटा आएंगे, अजीम प्रेमजी, जिनके ऊपर कल ही वीडियो बनाया था, है ना, अजीम प्रेम जी के ऊपर बनाया था मैंने। अजीम प्रेम जी भी अच्छे। और फिर वो एक ऐसे आदमी, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे बिजनेस टाइकून, एक ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने हमें सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन द इंडिया दी है। उस कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर। इन्फोसिस कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ी शानदार कंपनी है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों अभी नारायण मूर्ति के बारे में जानते हैं, उनके जो फाउंडर है उनका नाम है नारायण मूर्ति। अभी जो मैं बोल रहा था ना इतना इंट्रोडक्शन, वो नारायण मूर्ति सर के बारे में ही बोल रहा था। तो दोस्तों मेरा नाम है विवान और आज हम लोग बात करने वाले नारायण मूर्ति सर के बारे में। तो दोस्तों नारायण मूर्ति सर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अगस्त में ही हुआ था। बताओ कब हुआ? 20 अगस्त को हुआ था। मतलब क्या भाई 23 अगस्त हो रही है, तो फिर 3 दिन पहले उनका बर्थडे था। 23 अगस्त 1946। मतलब अजीम प्रेम जी से वो 6 साल छोटे हैं। उनका 1940 में होता है, इनका 1960 मैसूर जो है उसके अंदर हुआ था। अभी इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद है कि उनकी सारी चीज़ें समझते हैं और वो बिल्कुल फार्मर, मतलब कि किसान के उससे थे, ज़्यादा अमीर नहीं थे वो। और उधर सब लोग टीचर थे। उनकी मतलब मदर जो थी वो भी टीचर थी, फादर जो थे वो भी टीचर थे, उनकी ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर जो भी हो वो सब टीचिंग एक्सपीरियंस थे, इसलिए उनको बहुत नॉलेज मिली थी उनके टाइम पे। तो नॉलेज उनको और नॉलेज मिली। और फिर पता है उनके कितने भाई बहन थे? मैं तो पागल ही हो गया था उनके भाई बहन देख। पता है 8 भाई बहन किसी के पास भी होंगे, इसलिए उनके पास इतनी बड़ी फैमिली थी, इसलिए उनको बहुत सारे पैसों का दिक्कत होती थी। तो फिर दोस्तों इसके बाद क्या है? तो दोस्तों इसके बाद है कि वो कौन सी कॉलेज में स्टडी करे, यूनिवर्सिटी, सॉरी, वो करे NIE, ए नहीं, NIE तो कुछ और ही होती है, NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग करा, अगर इंजीनियरिंग करी उन्हें मस्त से, यो इंजीनियरिंग करी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंजीनियरिंग सब करी उन्हें इंजीनियरिंग। पर वो उनको ग्रेजुएशन करनी थी IIT कानपुर से, IIT कानपुर से उनको ग्रेजुएशन करनी थी। पर उनके फादर ने उनको साफ साफ बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ IIT कानपुर जाने के लिए। फिर उनको NIE से ही करना पड़ा, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से ही करना पड़ा। फिर वो क्या उन्होंने अभी सोच लिया कि मुझे IIT अहमदाबाद में जाकर ही रहना, कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही है। तो फिर वो कैसे भी कर अपने पैसे बचाकर अपनी पॉकेट मनी से गए। और फिर उधर एक प्रोफेसर थे, ठीक है, एक प्रोफेसर थे जिनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था कि क्या था? रामकृष्ण उनका नाम था।
जो उनके प्रोफेसर थे उनका नाम था रामाकृष्ण, और फिर रामकृष्ण सर ने उनको बहुत ही हेल्प करी, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट करा उनको, और उनको पढ़ाया भी अच्छी तरह, वो पढ़ते भी अच्छी तरह थे। मैंने बताया ना वो एजुकेशनल मतलब एजुकेशन के उधर उनके जो पूरी फैमिली थी वो एजुकेशन से थी, तो फिर उन्हें एजुकेशन अच्छी करी थी, तो वो पढ़ने लगे, फिर उधर गए, उधर अच्छी पढ़ाई करी। अब फिर उसके बाद उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आया जब वो गए IIM अहमदाबाद। अहमदाबाद में स्टडी तो उन्होंने पहले कर ली अभी वो जॉब करने गए थे, तो जॉब करते थे, उनको बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिली कि कैसे क्या होता है उसमें। और फिर उनका जब से कुछ नाता ही नहीं था IT से, दूर तक कुछ नाता नहीं था उनका। वो टेक्निकल इंजीनियरिंग करते थे, तो टेक्निकल इंजीनियरिंग करते थे, तो फिर टेक्निकल इंजीनियरिंग करते गए, फिर उसके बाद उनको अच्छा लगा। पर वो बोलते हैं नारायण मूर्ति सर बोलते हैं कि एक सेमिनार जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी वो था कि एक बार मैं IIM अहमदाबाद, उधर IIT अहमदाबाद भी है, तो IIM अहमदाबाद जो था वो बहुत ही बड़ा था, बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था, इंटरनेशनल लोग आते थे स्पीचेस देने। तो एक दिन एक ऐसा सेमिनार हुआ जब IT के बारे में फुल नॉलेज देनी थी, ठीक है, तो फिर उनके पास थी नहीं, तो फिर जब से उन्होंने सोचा कि IT इतनी सारी चीज़ें कर सकती है, तो उन्होंने बोला चलो मैं भी IT के फील्ड में एंटर करता। तो जब से ही उनकी लाइफ चेंज हुई और वो इतने बड़े हुए। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं IT की जर्नी में उनके। तो दोस्तों उनकी IT की जर्नी कैसे है? उनकी IT की जर्नी ऐसी है कि वो IT में गए और फिर उधर पढ़ाई करी कि IT मतलब होता क्या है, और IT में धीरे धीरे करा, तो फिर वो विदेश गए, विदेश मतलब बाहर, और देश मतलब अंदर, अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर, विदेश मतलब बाहर, टर्की, US, कनाडा, जो भी हो, एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर इसके बाद वो गए, मतलब घूमने नहीं गए, वो जॉब करने गए कि उन लोगों की स्ट्रेटजीज कैसे होती है। तो जॉब करने गए, धीरे धीरे उन्होंने समझा, और फिर उनको एक प्रोजेक्ट मिला, मतलब प्रोजेक्ट नहीं, हाँ उनको प्रोजेक्ट मिला, और फिर वो धीरे धीरे करने लगे उसको, पर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पहले बहुत दिनों तक उनको प्रॉफिट हो, पर वो टूट गया, फिर वो पूरे लॉस में आ गए। और फिर वो गए अपना इंडिया, और फिर उसके बाद जाने के बाद वो वापस गए बाहर। 25 कंट्रीज़ का उन्होंने, 25 मतलब मालूम है कितना होता है? मतलब मुझे तो लगता है नेटो से 7 कंट्रीज़ कम, नेटो में 32 कंट्रीज़ है, स्वीडन और फिनलैंड ऐड हो गई है ना, तो 7 कंट्रीज पीछे, पर भी 25 कंट्रीज बहुत बड़ी बात होती है। 90s में, 90s 70s 80s में ये बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए वो गए, वो घूम कर आए कि उनकी स्ट्रेटजीज कैसे, के बिजनेस प्लान्स कैसे होते हैं, और वो धीरे धीरे कैसे ग्रो होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे कैसे ग्रो करते हैं, जिससे कि उनकी जो स्टेप बाय स्टेप उनकी जो कल्चर है, मतलब उनकी जैसे कि सेल्स एम्प्लॉय, टेलीकॉलर, फिर HR, फिर उसके बाद मैनेजर, फिर उसके बाद चेयरमैन, ओनर, डायरेक्टर, बोर्ड, उसके बाद जाती है ओनर के पास, ऐसे जो स्टेप बाय स्टेप था वो उन्होंने समझा, और फिर उससे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने करा, फिर उनको तीन कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, पर तीनों की तीनों फिनिश। फिर वो वापस नीचे आ गए, फिर उसके बाद वो गए, मतलब जैसे कि, पर उनको एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट था, तो फिर वो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट था, तो फिर वो क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने एक IT कंपनी चालू कर दी। आप उसके नाम से ही समझ जाओगे IT कंपनी, वो क्या था नाम, सॉफ्ट्रेनिक,
सॉफ्टरॉनिक्स उसका नाम था। और फिर वो बहुत ही बढ़िया कंपनी थी। और फिर वो धीरे धीरे मतलब मैं समझ लो कि हाँ 50 कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी तक तो 50 मंजिल की भी बिल्डिंग नहीं बनी होगी, पर बुर्ज खलीफा जो है वो बड़ी बनी है 50 मंजिल से ज़्यादा। तो 50 मंजिल से ज़्यादा तो वो ही नहीं बनी। तो फिर ये मतलब सॉफ्टरॉनिक जो थी उसको 50 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इतना ग्रो करा कि आसमान छूने लगे। आसमान छूना तो बहुत वो है, पर वो आसमान छूने लगी धीरे धीरे, और फिर वो सक्सेसफुल बनने लगी। और फिर इसके बाद क्या दोस्तों, इसके बाद देखिए वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर उसके बाद वापस नीचे आ गई, वो वापस नीचे आ गई। इतना उनके साथ स्ट्रगल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर नीचे गिरे, पर अभी नहीं होगा है ना। फिर नहीं, अभी एक और बार होगा ऐसा स्ट्रगल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब तक वो सुधा मूर्ति जो उनकी वाइफ उनसे मिल चुके थे, जब उनका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, जो घूमने जाते थे, जब भी सुधा मूर्ति को ही देना पड़ता था पैसा। तो इतना उन्होंने इतना स्ट्रगल करा जब वो जाकर इतने सक्सेसफुल बने। और फिर इसके बाद क्या कि सुधा मूर्ति के फादर ने बोला कि मैं वो शादी जब ही करवाऊँगा जब तुम फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लोगे अपनी फाइनेंस में। तो हो गए, जॉब करी एक कंपनी में, ठीक है। जॉब करी है, दूसरा टाइम था उनको जब वो जॉब कर रहे थे। फिर उसके बाद जॉब करने लगे। पटनी एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी थी जो अभी इतनी बड़ी नहीं है। पटनी को पटना से याद रख लो। पटनी जो है उसमें ई लगा दो, ई को हटाओ, ए लगा दो, पटना, ठीक है। ये याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है। और भी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको आगे। अभी हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे, ठीक है। तो पटनी एंटरप्राइजेस में करा, उनको 2-3 लाख मिले। और सुधा मूर्ति से बोला कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप लेनी है। तो फिर उन्होंने उनको 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये दिए। और फिर वो 10,000 से उनकी कंपनी उन्होंने ग्रो करी। और फिर धीरे धीरे उनकी कंपनी जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगी। फिर पता कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 100 कॉन्ट्रैक्ट। अभी तो बुर्ज खलीफा पर भी टच करने वाली मुझे लगता है कि 100 कॉन्ट्रैक्ट्स आए उनको। फिर वो धीरे धीरे क्रश डाउन होने लगे, क्योंकि उनको लगा कि ये धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कौन खरीदता है? आप शेयर मार्केट में जाओ, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ओ बाबा डर लग रहा है मुझे, नहीं मैं नहीं खरीदूँगा, ऐसा हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर ऐसा होता है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ही हम लोग लेते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी में हो पाए नहीं, मैं नहीं लेने वाला। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये मैं लूँगा, ऐसा हो जाता है। तो फिर वो लॉस मेकिंग कंपनी बन रही थी, तो फिर वो नीचे गिरने लगी, वापस नीचे गिर गई 100 कॉन्ट्रैक्ट के साथ वापस नीचे। ये 4 स्ट्रगल हो गए, अभी स्ट्रगल नहीं उनका। अब उनके बाद तो 10,000 रुपये थे वो लिए, मतलब ऐसे ही सुधा मूर्ति से मांगे, क्योंकि अभी सुधा मूर्ति के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद वो क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो फिर उन्होंने उनको पैसे दी सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति को। तो फिर नारायण मूर्ति ने डाले पैसे 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये से इतनी बड़ी कंपनी बनाई उन्होंने। आज इन्फोसिस, उनके 2 बार का नाम चेंज हुआ, सॉफ्टरॉनिक्स और फिर उसके बाद इन्फोसिस नाम अच्छा था इसलिए वो ग्रो कर लिया। मुझे लगता है कि इन्फोसिस इतना अच्छी कंपनी थी, इतनी अच्छी कंपनी है कि वो इतनी ग्रो करी। अभी TCS के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन रखती है IT सेक्टर का इंडिया के अंदर। और नारायण मूर्ति को बोला जाता है द हम्बलेस्ट मैन इन इंडिया, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेसफुल है। फिर भी मुझे लगता है कि उनकी जो वाइफ है सुधा मूर्ति, आप शॉक रह जाओगे कि उनकी जो सुधा मूर्ति है ना, उन्होंने 21 साल से एक साड़ी नहीं खरीदी।
21 साल से एक साड़ी नहीं खरीदी, ये समझ लो कितना हम्बलेस्ट है वो। और फिर अभी हम लोग सुधा मूर्ति के बारे में बात करते हैं। इन्फोसिस तो ग्रो हो गई ना, अभी सुधा मूर्ति के बारे में बात करते हैं। वो एक ही बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल फाइनेंशियली स्टेबल परिवार में बॉर्न हुई थी और अब जानकर ताजुब हो गए कि वो टाटा ग्रुप की फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय थी। क्या बोला? वापस वो फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय थी टाटा ग्रुप की। मालूम है इतना ज़्यादा। और वो जो थी वो 18 साल में जॉब कर ली, खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गई, इसलिए उनको पैसे दे पाई। और फिर उनके जो फैमिली से आता था वो तो महान था दोनों को मिलाकर, क्योंकि वो पहले से ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे बहुत, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल बन गए। उनकी सुधा मूर्ति जो थी नारायण मूर्ति को देती थी पैसे और वो वापस चुका देते थे। और फिर वो धीरे धीरे इतना ग्रो करा कि वो आज इतनी बड़ी कंपनी है। तो दोस्तों मैं आपके ऊपर और कितने वीडियोस बताता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो मैंने कल ही अजीम प्रेम जी जिनकी जो है फाउंडर ऑफ विप्रो, थर्ड लार्जेस्ट IT कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, उसके बाद मैं बनाऊंगा, मतलब अभी बना रहा हूँ इन्फोसिस का बनाया मैंने अभी उसके बारे में तो बात कर रहे थे, है ना। और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा आपके लिए TCS का बनाऊंगा। फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा HCL फोर्थ लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन है। और फिर इसके बाद कौन सी कंपनी है? इसके बाद है टेक महिंद्रा, फिफ्थ लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया। फिर उसके बाद L&T टेक्नो, सिक्स्थ लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन इंडिया। तो फिर ये 4 कंपनीज के बारे में मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए और बताइए कि मैं और कौन से महान पर्सनालिटी, महान बिजनेसमैन्स के बारे में बनाऊं। तो प्लीज़ कमेंट में डालिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बटन ऑन of subscribe, like, share, subscribe my video. Thanks for watching my video. Thank you.